दरबार की भव्यता आज और भी निखर कर सामने आ रही थी। कीमती ईरानी कालीनों पर बैठे मुगल सल्तनत के बड़े बड़े वजीर और सिपहसालार पूरी गंभीरता से राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हिंदुस्तान के महान और प्रतापी बादशाह, अपने रत्नों और हीरो से जड़े विशाल सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार की कार्रवाई पूरी तरह से सुव्यवस्थित चल रही थी। वित्त मंत्री टोडरमल साम्राज्य के नए कर नियमों का ब्यौरा दे रहे थे और दरबार के एक कोने से संगीत सम्राट तानसेन के तानपुरे की हल्की और मधुर गूंज अभी भी खंभों में महसूस की जा सकती थी। सब कुछ एक अनुशासित और शक्तिशाली साम्राज्य की तरह चल रहा था। तभी अचानक दीवान ए आम के मुख्य और विशालकाय लकड़ी के द्वार पर एक जोरदार, अभद्र और खौफनाक आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने शाही नियमों को पैरों तले कुचल दिया हो। दरबार के मुस्तैद पहरेदारों ने तुरंत अपने भाले और म्यान से तलवारें निकाल ली, लेकिन 3 अजनबी आदमी बिना किसी खौफ, बिना किसी झिझक के पहरेदारों की चेतावनियों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए दरबार के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े साधारण सूती और यात्रा की धूल से सने हुए थे, जिससे यह स्पष्ट था कि वे किसी बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा से आए हैं। लेकिन उनके चेहरों पर थकान का एक भी निशान नहीं था। इसके विपरीत उनके चेहरों पर एक अजीब सा घमंड, धृष्टता और चुनौती छाई हुई थी। उनकी आंखों में ऐसा कठोर और विद्रोही आत्मविश्वास था जैसे वे किसी साधारण इंसान को नहीं, बल्कि खुद मुगल सल्तनत के सबसे तेज दिमाग, नवरत्नों में श्रेष्ठ बीरबल को खुली चुनौती देने आए हों। पूरे दीवान ए आम में मौजूद दरबारियों ने आश्चर्य, अविश्वास और क्रोध से एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी दूसरे देश का राजा ही क्यों न हो, बिना शाही फरमान या पूर्व अनुमति के बादशाह अकबर के इतने करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अकबर ने अपनी घनी भौहें सिकोड़ी, उनके माथे पर क्रोध की गहरी लकीरें खींच गई और उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। अपनी अत्यंत गंभीर और पूरे दरबार में गूंजती हुई आवाज़ में उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिना शाही फरमान, बिना किसी निमंत्रण या अनुमति के मुगल दरबार में इस तरह चले आओ? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? किस काम से आए हो तुम यहाँ? उन तीनों में से जो आदमी सबसे आगे खड़ा था, उसने बादशाह के सम्मान में केवल नाम मात्र के लिए अपना सिर झुकाया, मगर जब उसने सिर उठाया तो उसकी मुस्कान में घमंड और व्यंग्य साफ झलक रहा था। वह अत्यंत ऊंची और निर्भीक आवाज में बोला, जहापना, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से लेकर फारस की सीमाओं तक हमने एक ही बात सुनी है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत बड़ा बुद्धिमान मंत्री है। लोग कहते हैं कि उसकी अकल के आगे बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक और ज्ञानी घुटने टेक देते हैं। कहा जाता है कि उसे बातों में और तर्क में कोई नहीं हरा सकता। हम बहुत दूर देश से आए हैं और हम उसी की अकल का पर्दाफाश करने, उसे चुनौती देने आए हैं। यह सुनते ही पूरे दीवान ए आम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वक्त रुक गया हो। जो दरबारी कुछ देर पहले फुसफुसा रहे थे, वे एकदम सुन्न रह गए। बीरबल को चुनौती, वह भी ऐसे साधारण से दिखने वाले 3 अज्ञात राहगीरों द्वारा। बीरबल, जो अब तक अपनी जगह पर अत्यंत शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर एक हल्की, सौम्य और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे तुरंत समझ गए थे कि ये तीनों कोई साधारण यात्री या फकीर नहीं है। वे किसी विशेष और गहरे मकसद से यहाँ भेजे गए हैं। लेकिन अगले ही पल उन तीनों ने एक ऐसी शर्त रखी कि दरबार में फिर से कानाफूसी और हलचल शुरू हो गई। उन अजनबियों ने अपना सीना तानकर दरबार के चारों ओर देखते हुए कहा, हम तीनों की एक खासियत है, एक ऐसा नियम जिसका हमने जीवन भर पालन किया है। हम कभी झूठ नहीं बोलते। हमारी जिंदगी पूरी तरह से और 100% सत्य पर आधारित है। अगर बीरबल सचमुच इतने ही बुद्धिमान है तो वे हमें कल सुबह तक झूठा साबित करके दिखाए। अगर उन्होंने हमारी किसी भी बात को झूठ साबित कर दिया तो हम सारी उम्र उनके कदमों में बैठकर उनके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन सुनिए जहापना, अगर आपका यह वजीर असफल रहा तो बीरबल को पूरे हिंदुस्तान के सामने अपने पद से इस्तीफा देना होगा और यह मानना होगा कि उनकी बुद्धि केवल एक अफवाह, एक भ्रम और एक धोखा है। यह शब्द सुनते ही दरबार में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अगर एक रेशम का धागा भी फर्श पर गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए। क्या सचमुच मुगल सल्तनत के सबसे चतुर, हाजिर जवाब और दूरदर्शी वजीर बीरबल इस अजीब और खतरनाक चुनौती के जाल में फंसने वाले थे?
क्या इस धरती पर सच में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने जीवन में कभी किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोला हो, या फिर इन 3 झूठों की कोई बहुत बड़ी और गहरी राजनीतिक चाल अब खुलने वाली थी। दीवान ए आम का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो दरबार कुछ क्षण पहले कर संग्रह और राजनीति के नीरस विषयों में डूबा था, वह अब एक भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन चुका था। तीनों आदमी दरबार के बीचों बीच सीना ताने ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने आधी जंग पहले ही जीत ली हो और बस औपचारिकता बाकी हो। दरबारियों की पैनी नजरें उन तीनों के सिर से लेकर पांव तक टिकी थी। उनमें पहला आदमी जो सबसे आगे था, वह लंबा दुबला पतला और तीखे नैन नक्श वाला था। उसकी आंखें लोमड़ी की तरह हर वक्त इधर उधर घूम रही थी, जैसे वह दरबार की हर कीमती चीज का मोल भाव कर रहा हो और लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा हो। दूसरा आदमी शरीर से मोटा ताजा था। उसने रेशम का एक पुराना मगर किसी समय में कीमती रहा साफा बांधा हुआ था। उसके चेहरे पर एक नकली बनावटी और चिपचिपी सी मासूमियत थी, जिसे देखकर ही किसी भी अनुभवी इंसान को शक हो जाए कि इसके मन में कोई गहरा चोर छिपा है। और तीसरा आदमी सबसे पीछे था, जो सबसे शांत दिखाई देता था। उसका शरीर गठीला था और वह बिना पलक झपकाए एकटक सीधे बीरबल की आंखों में देख रहा था। उसकी इस लंबी और गहरी चुप्पी में ही सबसे ज्यादा खतरा और आत्मविश्वास छिपा था। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल की तरफ घुमाई। बादशाह के चेहरे पर अपने सबसे प्रिय नवरत्न के लिए चिंता और इन अजनबियों की गुस्ताखी के लिए भयंकर गुस्सा दोनों एक साथ तैर रहे थे। बीरबल, अकबर ने गंभीर और भारी स्वर में पूछा, क्या तुम इन अज्ञात और असभ्य अजनबियों की इस बेतुकी चुनौती को स्वीकार करोगे? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी केवल एक हाँ की आवश्यकता है और मैं इन्हें शाही दरबार की तौहीन करने और गुस्ताखी के जुर्म में अभी के अभी काल कोठरी में डलवा सकता हूँ। हमें इनकी शर्तों पर खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीरबल अपनी मखमली गद्दी से अत्यंत शालीनता के साथ उठे। उन्होंने झुककर बादशाह को पूरे आदाब के साथ नमन किया और फिर बहुत ही शांत, मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जहाँ ना आपकी चिंता मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं, लेकिन झूठ चाहे कितने भी सुंदर, कीमती और मोटे वस्त्र पहन ले, सत्य की पारखी नजर से वो कभी बच नहीं सकता। क्रोध करना और इन्हें बिना सुने दंड देना हमारी और हमारे न्याय की हार होगी। लोग कहेंगे कि मुगल दरबार के पास तर्कों का जवाब केवल तलवार है। इसलिए मैं इन अतिथियों की चुनौती सहर्ष स्वीकार करता हूँ। बीरबल की इस बात को सुनकर तीनों आदमी व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनका पहला दांव सफल हो गया है। पहला आदमी, जो दुबला था, आगे बढ़कर बड़ी ढिठाई से बोला, हम कोई साधारण लोग नहीं है बीरबल। हम अलग अलग नगरों, साम्राज्यों और राजवाड़ों में अपनी बुद्धि और सत्यवादिता से बड़े बड़े पंडितों, दार्शनिकों और ज्ञानियों को धूल चटा चुके हैं। किसी माई के लाल ने आज तक हमें किसी भी बहस में झूठा साबित नहीं किया है। अब देखना यह है कि तुम्हारे अंदर कितनी सच्ची अक्ल है, या तुम्हारी ख्याति सिर्फ तुम्हारे बादशाह की मेहरबानी और चमचागिरी का नतीजा है। दरबारियों में इस अपमानजनक बात पर रोष की लहर दौड़ गई, लेकिन बीरबल ने उसकी बदतमीजी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए बहुत ही सहज और ठंडे भाव से पूछा, ठीक है, तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर है, लेकिन किसी भी खेल के कुछ नियम होते हैं। तुम्हारा दावा क्या है? तुम अपने बारे में ऐसा क्या परम सत्य कह रहे हो जिसे मैं काट नहीं सकता? तीसरे आदमी ने, जो अब तक शांत था, अपनी बारी गूंजती हुई आवाज में उत्तर दिया, नियम बहुत सीधे और स्पष्ट हैं वजीर ए आजम। हम तीनों बारी बारी से आपके सामने अपने जीवन का एक एक दावा पेश करेंगे। वह दावा हमारे जीवन का परम और अकाट्य सत्य होगा। आपके पास आज से लेकर कल सुबह सूरज उगने तक का समय होगा। अगर आप कल दरबार में यह साबित कर दे कि हम में से किसी ने भी कभी भी एक भी शब्द झूठ बोला है, तो हम अपनी हार मान लेंगे और जीवन भर आपके पैरों के गुलाम बन जाएंगे। और अगर आप साबित न कर पाए तो आपको अपना पद छोड़ना होगा। बीरबल ने बिना किसी झिझक के अपना सिर हिलाया। मुझे यह शर्त और इसके परिणाम पूरी तरह से स्वीकार हैं। अब समय व्यर्थ न करो और अपने अपने दावे पेश करो। पहला दुबला आदमी सीना तान कर आगे आया। उसने पूरे दरबार की तरफ दोनों हाथ फैलाते हुए नाटककार की तरह कहा, सुनिए मुगल दरबार के लोगों, मेरा दावा यह है कि मैं इतना महान और ईमानदार इंसान हूँ कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी का एक फूटा सिक्का तक नहीं लिया है। मैंने कभी किसी की एक कौड़ी बेईमानी से नहीं छुई। बेईमानी, चोरी या लालच क्या होती है, यह मेरे खून में ही नहीं है। इसके बाद दूसरा मोटा आदमी अपनी नकली मासूमियत भरा चेहरा लेकर आगे आया। आए हमसे दो ने हैं।
उसने साधुओं की तरह हाथ जोड़कर और अपनी आंखें नीची करके बोला, मेरा सत्य ये है कि मैं इतना सीधा, शांत और सज्जन इंसान हूँ कि मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ कोई बुरा शब्द, कोई अपशब्द, कोई गाली या कटु वचन नहीं निकला है। मैंने जीवन में कभी किसी का जरा सा भी अपमान नहीं किया। मेरी वाणी में केवल अमृत है। अंत में तीसरा और सबसे खतरनाक दिखने वाला आदमी आगे बढ़ा। उसने कठोर और दृढ़ स्वर में कहा, और मेरा दावा यह है कि मैं इतना सच्चा, न्यायप्रिय, पारदर्शी और व्यवहार कुशल हूँ कि इस पूरी दुनिया में किसी भी नगर, गांव या राज्य में मेरा एक भी शत्रु नहीं है। हर इंसान जो मुझसे मिलता है मेरा मित्र बन जाता है। मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं और किसी के मन में मेरे लिए बैर नहीं। दरबारियों ने जब ये तीनों दावे सुने तो वे अवाक रह गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बातें सुनने में बहुत ही सीधी और साधारण लग रही थी, पर बीरबल के लिए समस्या यह थी कि इन्हें कल सुबह तक झूठ साबित करना लगभग नामुमकिन था। किसी इंसान के पूरे जीवन का इतिहास रातों रात कैसे खंगाला जा सकता था? यह कैसे साबित किया जा सकता था कि इस मोटे इंसान ने एकांत में भी कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा, या इस तीसरे इंसान का इस विशाल दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है? बिना किसी गवाह या प्रमाण के ये दावे अकाटे लग रहे थे। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब स्पष्ट और गहरी चिंता थी। बीरबल, तुमने बड़े दरबार में यह चुनौती तो स्वीकार कर ली है, लेकिन क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किस मुसीबत में हाथ डालने जा रहे हो? अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? अगर तुम्हें समय चाहिए तो मैं इन लोगों को यहाँ 1 महीने रुकने का आदेश दे सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर अपनी वही जानी पहचानी आत्मविश्वास से भरी चमकती हुई दृष्टि से बादशाह को देखा और कहा, जहांपना 1 महीने का समय तो मूर्खों को चाहिए होता है। जब शिकार खुद अपनी इच्छा से शिकारी के जाल के पास चलकर आए तो शिकारी को भाग दौड़ करके पसीना नहीं बहाना चाहिए। झूठ के पैर नहीं होते, वह दूसरों के कंधों पर चलता है। सच को पकड़ने के लिए तलवार, सेना या जासूसों की नहीं, बल्कि केवल धैर्य और मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। मुझे बस कुछ समय के लिए इन तीनों महानुभावों से शाही अतिथि गृह में अकेले में बात करनी होगी। तीनों झूठे यह सुनकर मन ही मन जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल पूरी तरह से डर गए हैं और अब अकेले में ले जाकर उनसे कोई समझौता करने, रिश्वत देने या हार टालने की चाल चलने वाले हैं। लेकिन वे घमंडी मूर्ख ये नहीं जानते थे कि वे जिस इंसान को चुनौती दे रहे हैं वो केवल एक मंत्री नहीं है। वह इंसानी दिमाग, उसके लालच और उसके डर की रग रग से वाकिफ है। मुगल सल्तनत का असली मनोवैज्ञानिक जाल तो अब बिछना शुरू हुआ था। दरबार की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सूरज जलने लगा था। बीरबल ने उन तीनों अजनबियों को शाही महल के बिल्कुल पीछे बने एक एकांत, शांत और अत्यंत खूबसूरत अतिथि कक्ष में बुलवाया। ये कक्ष विशेष रूप से दूर देशों से आए शाही मेहमानों के लिए था। इस कक्ष की सजावट देखने लायक थी। वहाँ बीच में शीशम की लकड़ी से बनी एक बड़ी नक्काशीदार मेज थी। चारों ओर लाल मखमली आसन लगे थे। दीवारों पर सोने के स्टैंड में सुगंधित चमेली और गुलाब के तेल के दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी से कमरे में एक रहस्यमय सी चमक फैली हुई थी। कक्ष के बाहर 2 हट्टे कट्टे शाही सैनिक भाले लेकर पहरा दे रहे थे, लेकिन कक्ष के अंदर पूरी तरह से एकांत था। वहाँ बीरबल और उन तीनों के अलावा केवल एक युवा मूक बधिर सा दिखने वाला सेवक था जो कोने में सुराही लिए खड़ा था। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर उन तीनों का बहुत गर्मजोशी और मुस्कान के साथ स्वागत किया। उन्होंने बड़े सम्मान से कहा, आइए पधारिए महानुभावों, तुम तीनों बहुत दूर से आए हुए हमारे विशेष मेहमान हो। तुमने सुबह बड़े दरबार में जो भी कहा और जो चुनौती दी वह अपनी जगह है, लेकिन मुगल सल्तनत की यह अटूट परंपरा है कि हम अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे वह हमारे मित्र हो या प्रतिद्वंदी। पहले आराम से इन मखमली आसनों पर बैठो, यात्रा की थकान मिटाओ, कुछ ठंडा और मीठा शरबत पियो। मैं तुमसे केवल कुछ बहुत ही साधारण और सामान्य बातें पूछूंगा। यह कोई पूछताछ नहीं है, बस एक आपसी और सौहार्दपूर्ण बातचीत है। पहला आदमी अपनी शुरुआती जीत के नशे में पूरी तरह चूर था। उसे लगा कि बीरबल अब घुटने टेकने की तैयारी कर रहा है। वह हंसकर और थोड़ी अकड़ के साथ बोला, पूछ लो बीरबल, जो चाहो पूछ लो। हमें जितना चाहे शरबत पिलाकर या अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर तुम हमें उलझा नहीं पाओगे। याद रखना, हमने बड़े बड़े राजाओं के धुरंधर मंत्रियों को धूल चटाई है। हमें आज तक कोई किसी बात में फंसा नहीं पाया है। बीरबल अपने आसन पर बहुत आराम से पीछे टेक लगाकर बैठे। उन्होंने पहले आदमी की आंखों में सीधा देखा। उनकी आवाज़ बहुत ही सहज, धीमी और सम्मोहित करने वाली थी।
उन्होंने पूछा, तुमने बड़े दरबार में यह बहुत बड़ा दावा किया कि तुमने कभी किसी का एक सिक्का तक नहीं लिया है, तुमने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, तुम्हारी यह ईमानदारी तो सचमुच इतिहास में मिसाल देने लायक है। अच्छा जरा यह बताओ मित्र, तुम इतना लंबा सफर करके आगरा तक आए हो, रास्ते में कई दिन शायद हफ्ते लगे होंगे। इस दौरान भोजन, रात बिताने के लिए सराय, आरामगाह और तुम्हारे घोड़े का चारा, इन सब का भारी खर्च कैसे चला? क्या तुम्हारे लिए आसमान से सोने के सिक्के बरसे थे? पहला आदमी इस सीधे व्यवहारिक और तार्किक सवाल से एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें तेजी से झपकी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बीरबल उसके जीवन के इतिहास के बजाय उसकी वर्तमान यात्रा पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वह चालाक था, तुरंत संभल गया और बोला, अरे वह इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने स्वयं के धन से यात्रा करके आया हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, अपना पैसा खुद कमाता हूँ और उसी ईमानदारी की कमाई से मैंने यात्रा का खर्च उठाया है। बीरबल ने अपने चेहरे पर अत्यंत मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। ओह, बहुत अच्छी बात है, यह तो और भी उत्तम है। तो फिर तुम्हारे पास वो व्यापारी की थैली, रुपयों की पोटली और तुम्हारी संपत्ति का वह झोला कहाँ है? मैंने तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सामान नहीं देखा जिसमें सफर का खर्च रखा जा सके। वह आदमी थोड़ा घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आई, जिसे उसने जल्दी से पोंछते हुए कहा, वो मेरी थैली। दरअसल आगरा पहुंचने से कुछ कोस पहले ही एक घने जंगल में मेरे घोड़े से गिरकर छूट गई थी, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। बीरबल जोर से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक तीखा और जानलेवा व्यंग्य था। वाह, कितना अजीब और चमत्कारिक इत्तेफाक है। पैसों की थैली पीछे जंगल में छूट गई, सारा धन खो गया, तुम्हारी जेबें खाली हो गई, फिर भी तुम बिना पैसे के आगरा तक का खर्च उठाते रहे। सराय वालों को और घोड़े के चारे वालों को तुमने भुगतान में क्या दिया? पेड़ों की पत्तियां या अपनी ईमानदारी के किस्से? बिना पैसे के तुमने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया? यह तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। पहला आदमी पूरी तरह से चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो गया कि बीरबल ने उसकी सबसे कमजोर नस पकड़ ली है और उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। अब बीरबल ने अपना ध्यान और अपनी पैनी नजरें दूसरे मोटे आदमी की तरफ केंद्रित की। तुम तो मुझे शक्ल से ही बहुत साधु और सन्यासी प्रवृत्ति के इंसान लगते हो। तुमने दरबार में कहा था कि तुमने कभी किसी के खिलाफ कोई बुरा शब्द नहीं कहा, कभी किसी का अपमान नहीं किया। तो क्या सच में तुमने कभी किसी मूर्ख इंसान को मूर्ख भी नहीं कहा? या तुम्हारे साथ धोखा करने वाले किसी धोखेबाज को तुमने कभी बुरा भला नहीं कहा? क्या सच में तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता? दूसरा आदमी तुरंत बिना सोचे समझे और पूरे अति आत्मविश्वास से बोला, नहीं बीरबल जी, कभी नहीं। मेरे होठों से आज तक गंदी भाषा या किसी के लिए भी कोई कटु शब्द निकला ही नहीं है। मैं तो क्रोध करना जानता ही नहीं। क्रोध तो राक्षसों का आभूषण है। मैं तो परम शांति में निवास करता हूँ। तभी बीरबल ने बहुत ही चालाकी और फुर्ती से अपने हाथ में रखा गुलाब के शरबत का भरा हुआ गिलास उठाया। उसे मेज पर रखने का नाटक करते समय बीरबल ने अपना हाथ ऐसे घुमाया कि पूरा का पूरा मीठा, चिपचिपा और लाल रंग का शरबत उस दूसरे आदमी के महंगे रेशमी कपड़ों पर छपाक से जा गिरा। कपड़े खराब होते ही दूसरे आदमी के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसका सारा बनावटी शांत स्वभाव, उसका सन्यासी वाला रूप एक झटके में हवा हो गया। वह अपनी जगह से आग बबूला होकर किसी जंगली जानवर की तरह उछला और चीखते हुए बोला, अंधे हो क्या तुम? तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है क्या जो दिखाई नहीं देता? तुम्हारे हाथ में लकवा मार गया है क्या जो एक कांच का गिलास ढंग से नहीं पकड़ा जाता? मेरे इतने महंगे और बेशकीमती कपड़े बर्बाद कर दिए, मूर्ख और जाहिल इंसान। पूरे कक्ष में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। वह आदमी हाँफ रहा था। बीरबल ने अपनी जेब से अपना रेशमी रुमाल निकालते हुए बहुत ही शांत, स्थिर और मजाकिया स्वर में कहा, अरे क्षमा करे मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन जरा सोचिए, यह जो अभी अभी आपके इस पवित्र मुख से निकला, यह क्या था? क्या यह मेरी प्रशंसा थी? क्या आपने मुझे कोई शुभ आशीर्वाद दिया है? या यह वे अमृत वचन है जिनकी आप बात कर रहे थे? दूसरे आदमी का चेहरा शर्म, घबराहट और हार के एहसास से पीला पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप दम से अपने आसन पर बैठ गया। वह अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अब कक्ष में बैठे तीसरे आदमी की बारी थी। वह इन दोनों साथियों की दुर्दशा देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि बीरबल कोई आम इंसान नहीं है।
बीरबल अपनी कुर्सी से उठे, धीरे धीरे चलते हुए उस तीसरे आदमी की ओर मुड़े और बहुत ही धीमी, गहरी और रहस्यमयी आवाज में पूछा, तुमने कहा था कि इस पूरी विशाल दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, सब तुम्हारे मित्र हैं। क्या तुम अब भी अपने इस महान दावे पर कायम हो? क्या सच में दुनिया का हर इंसान तुमसे प्रेम करता है? तीसरे आदमी ने अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को कसते हुए चेहरे पर झूठी दृढ़ता दिखाने की कोशिश की और बोला, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। बीरबल उसके थोड़ा और पास गए, बिल्कुल उसके कान के करीब झुके और फुसफुसाते हुए बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचो, अगर मैं अभी इसी वक्त बाहर जाकर मुगल दरबार के सैनिकों को और बादशाह अकबर को यह बता दूं कि तुमने आज सुबह शाही महल में घुसते समय अपनी अकड़ में मुख्य द्वार के शाही चौकीदार को धक्का दिया था और उसका भयानक अपमान किया था, तो क्या वह चौकीदार उसके बाद भी तुम्हारा मित्र ही रहेगा या वह अपनी तलवार निकालकर तुम्हारी गर्दन काटने दौड़ेगा? तीसरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई, उसके होंठ सूख गए। वो तो जाहिर है, वो तो मुझ पर क्रोधित हो जाएगा, वह तो मुझे अपना दुश्मन मान लेगा और मुझे मारने दौड़ेगा। बीरबल ने वापस अपनी जगह पर आते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, यानी इंसान की एक छोटी सी गलती, एक साधारण सी घटना या एक ही बात से कोई भी इंसान शत्रु बन सकता है। फिर तुमने सुबह भरे दरबार में बादशाह के सामने इतने घमंड से कैसे कह दिया कि पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है? जो इंसान यात्रा करता है, लोगों से मिलता है, व्यापार करता है, उसका कभी किसी से मनमुटाव न हो, यह प्रकृति और मानव मनोविज्ञान के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। तीनों आदमी अब पूरी तरह से बेचैन हो चुके थे। वे पसीने से तरबतर थे। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी हेकड़ी एक घंटे की बातचीत में टूट चुकी थी। लेकिन बीरबल बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि केवल इस बंद कमरे की चारदीवारी में इन्हें झूठा साबित कर देना उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर वह कल दरबार में जाकर ये सारी बातें कहेंगे तो ये तीनों चालाक लोग साफ मुकर जाएंगे और कहेंगे कि बीरबल अपनी हार छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। बीरबल को एक ऐसा ठोस, अकाट्य और नाटकीय प्रमाण चाहिए था कि बादशाह अकबर सहित पूरा मुगल दरबार अपनी आंखों से सच्चाई देख ले और इन झूठों के पास भागने का कोई रास्ता न बचे। और तभी बीरबल के तेज और कुशाग्र दिमाग ने अपनी अगली और सबसे अचूक योजना बनानी शुरू कर दी। अगले दिन की सुबह हुई। आगरा का दीवान ए आम आज कल से भी ज़्यादा खचाखच भरा हुआ था। शहर के अमीर उमराव, सेनापति, हर छोटे बड़े वजीर और खुद बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बहुत उत्सुकता से बैठे थे। पूरे आगरा शहर के बाजारों और गलियों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि 3 अजनबियों ने हिंदुस्तान के सबसे तेज दिमाग वाले बीरबल की बुद्धि को ललकारा है। हर कोई यह देखने को बेताब था कि ऊंट किस करवट बैठता है। तीनों आदमी दरबार में पूरे आत्मविश्वास का नाटक करते हुए दाखिल हुए। रात भर की घबराहट के बावजूद उन्होंने आपस में तय किया था कि वे अपनी बात से नहीं डिगेंगे। उन्हें यकीन था कि बीरबल के पास उनकी बातों को झूठा साबित करने का कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है। वे सोच रहे थे कि बीरबल केवल कल बंद कमरे में हुई बातों का जिक्र करेंगे और वे तीनों एक सुर में साफ मुकर जाएंगे। अकबर ने थोड़ा आगे झुककर अपनी गहरी आवाज में पूछा, बीरबल, सूरज पूरी तरह उग चुका है और तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। क्या तुमने इन अजनबियों के दावों का रहस्य जान लिया है, या हमें आज यह मान लेना चाहिए कि मुगल दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री हार गया है और यह अजनबी सत्य के देवता है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर आज कोई तनाव नहीं था, बल्कि वही पुरानी शांत और विजयी मुस्कान थी। उन्होंने झुककर बादशाह को नमन किया और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, जहांपना, आज सत्य को साबित करने के लिए मुझे अपनी तरफ से किसी भी तर्क या दलील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सच्चाई खुद अपने 2 पैरों पर चलकर इस शाही दरबार में आएगी और पूरी दुनिया के सामने अपना बयान देगी। मुझे केवल इन तीनों से कुछ प्रश्न करने और कुछ खास लोगों को इस दरबार में बुलाने की अनुमति दे। अकबर ने उत्सुकता से अपना हाथ उठाकर इजाजत दे दी। सबसे पहले बीरबल ने पहले आदमी, उस दुबले आदमी को सामने बुलाया। तुमने कल इस पवित्र दरबार में दावा किया था कि तुमने कभी किसी का एक सिक्का तक नहीं लिया और तुम इस धरती के सबसे ईमानदार इंसान हो। क्या तुम पूरे मुगल दरबार और सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेकर यह बात आज फिर दोहरा सकते हो? वह आदमी सीना तानकर बिना पलक झपकाए बोला, हाँ, मैं बिल्कुल दोहरा सकता हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं हड़पा और न कभी बेईमानी की।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार के मुख्य द्वार की ओर खड़े सैनिकों को एक इशारा किया। कुछ ही पलों में दो सैनिक एक बूढ़े, कमजोर और फटे पुराने कपड़े पहने एक सराय मालिक को दरबार में लेकर आए। उस गरीब सराय मालिक ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, उसकी नज़रें भीड़ को चीरती हुई सीधे उस पहले आदमी पर पड़ी। उसकी थकी हुई आंखों में अचानक एक भयंकर गुस्सा भड़क उठा। उसने कांपते हाथों से बादशाह को सलाम किया और फिर तेज आवाज में बोला, जहांपना, मुझे न्याय दीजिए। यही वह नीच और धोखेबाज आदमी है जिसने मेरी गरीब की सराय में लगातार 2 रातें बिताई। इसने मुझे झूठ बोला था कि यह शाही मुगल दरबार का बहुत खास मेहमान है और शाही खजाने से मुझे मेरी सेवा का दुगना पैसा दिलवाएगा। इस लालच में मैंने इसे अपनी सराय का सबसे अच्छा कमरा दिया। इसने मुफ्त में मेरे यहाँ बेहतरीन खाना खाया, मेरे घोड़ों का बेशकीमती चारा इस्तेमाल किया और कल सुबह तड़के जब सब सो रहे थे, यह बिना एक भी पैसा दिए दीवार फान कर छुपकर भाग गया। इसने मुझ गरीब को लूट लिया। जहांपना, यह भयानक गवाही सुनते ही पहले आदमी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़कर सफेद पड़ गया। उसका सारा झूठ नंगा हो चुका था। वह कुछ सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि बीरबल ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का सख्त इशारा कर दिया। अब दूसरे मोटे आदमी की बारी थी। पहले साथी की हालत देखकर वह अंदर ही अंदर घबराने लगा था। बीरबल ने उसे सामने बुलाकर कठोर आवाज में कहा, तुम कल बहुत शान और घमंड से कहते थे कि तुमने जीवन में कभी किसी के खिलाफ बुरा शब्द नहीं कहा। तुम्हारे मुख से हमेशा फूल झड़ते हैं। क्या यह बात सच है? क्या तुम सच में कभी अपशब्द नहीं बोलते? दूसरा आदमी पसीना पोंछते हुए बुरी तरह हकलाने लगा, जी हाँ जहांपना, मैं बहुत शांत इंसान हूँ। मैं गाली गलौज नहीं करता। तभी बीरबल ने भीड़ में से एक युवा सेवक को दरबार के बीच में बुलवाया। यह वही मूक बधिर सा दिखने वाला सेवक था जो कल उस विशेष अतिथि कक्ष में सुराही लेकर मौजूद था। सेवक ने सिर झुकाकर बादशाह को नमन किया और साफ शब्दों में कहा, जिससे यह साबित हुआ कि वह मूक बधिर नहीं था। जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। कल जब खास कक्ष में बीरबल जी के हाथों गलती से इस मोटे आदमी के कपड़ों पर थोड़ा सा शरबत गिर गया था, तब इस आदमी ने अपना सारा आपा खो दिया। इसने अपना सन्यासी रूप त्याग दिया और भरे कमरे में बीरबल जी को अंधा, लकवाग्रस्त, जाहिल और मूर्ख कहकर भयानक अपशब्द कहे थे। इसने अपनी सारी मर्यादा लांघ दी थी और गालियों की बौछार कर दी थी। सेवक की स्पष्ट गवाही सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। दरबारी गुस्से और नफरत से उस आदमी की तरफ देखने लगे। उसका साधु होने का नाटक पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। अब तीसरे और सबसे शांत दिखने वाले आदमी की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके माथे और गर्दन से पसीने की बूंदें टपक रही थी और उसके पैर कांप रहे थे। बीरबल ने उसे बीच दरबार में बुलाकर सीधे उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा, तुम कहते थे कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, सब तुम्हारे मित्र हैं। क्या अब भी तुम हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली मुगल सिंहासन के सामने खड़े होकर यही सफेद झूठ कहोगे? तीसरे आदमी ने कांपते हुए और नजरें चुराते हुए जमीन की तरफ देखते हुए कहा, जी मैं, मेरा कोई दुश्मन। तभी बीरबल ने तुरंत दरबार के बाहर तैनात एक शाही सिपाही को अंदर बुलवाया। यह सिपाही वही था जिसे तीसरे आदमी ने कल सुबह रास्ते में धक्का देकर अपमानित किया था। सिपाही ने आते ही बिना किसी झिझक के उस आदमी को घूरते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह आदमी आज इस मुगल दरबार की शरण में न होता तो मैं इसका सिर धड़ से अलग कर देता। कल सुबह जब मैं शाही ड्यूटी पर मुस्तैद था, तब इस घमंडी इंसान ने अपनी अकड़ में मुझे रास्ते से हटाने के लिए न केवल मुझे जोर से धक्का दिया, बल्कि मेरी मुगल वर्दी का भी भयानक अपमान किया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आज से और इसी पल से यह इंसान मेरा सबसे बड़ा जानी शत्रु है। अब पूरे दीवान ए आम का नज़ारा देखने लायक था। वे तीनों आदमी जो कल शेर बनकर दरबार में घुसे थे, जो कल बीरबल का करियर खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह शर्मिंदा होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनका सारा घमंड, उनका सारा आत्मविश्वास चूर चूर होकर जमीन पर बिखर चुका था। दरबारियों की आंखों में अब उनके लिए केवल तिरस्कार और नफरत थी। लेकिन बीरबल का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। असली खेल तो अब सामने आना था। उन्होंने बादशाह अकबर की तरफ मुड़कर बहुत ही गंभीर और सख्त स्वर में कहा, जहांपना, इन तीनों ने कल आपके सामने केवल झूठ ही नहीं बोला है, इन्होंने केवल मुझे हराने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने एक सोची समझी और बहुत गहरी साजिश के तहत पूरे मुगल दरबार, आपके सम्मानित वजीरों और स्वयं आपके शाही सिंहासन की
गरिमा का अपमान करने की कोशिश की है। इन्होंने हमारा समय बर्बाद किया है और राज्य के न्याय का मजाक उड़ाया है। अकबर का चेहरा अब पूरी तरह से क्रोध से लाल हो चुका था। उन्होंने झटके से अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया था। दरबार में ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया कि उन तीनों को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। अकबर ने अपने सिंहासन से उठते हुए अपनी तलवार को म्यान से आधा बाहर निकालते हुए कड़क और गूंजती हुई आवाज में पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग असल में हो कौन, और मुगल दरबार में बीरबल को हराने का यह घटिया और घिनौना नाटक क्यों रचा गया? इसके पीछे किसका दिमाग है? अगर तुमने आज सच नहीं बताया तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ तुम तीनों को आज ही पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूंगा और तुम्हारी लाशें चीलों को खिला दूंगा। बादशाह के इस खौफनाक क्रोध और गर्जना को देखकर उन तीनों की रूह कांप गई। उन्होंने पहले एक दूसरे की तरफ देखकर चुप रहने और राज छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब दरबार के शाही जल्लाद और सैनिक बाले लेकर उनकी तरफ आगे बढ़े तो उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वे पूरी तरह से टूट गए। पहले आदमी ने तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरकर अपने हाथ जोड़ लिए। वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, रहम जहापना, हम पर रहम कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। हम कोई साधारण यात्री, साधु या फकीर नहीं हैं। हम आपके पड़ोसी राज्य के दरबार में काम करने वाले पेशेवर मस्खरे, जासूस और चालबाज हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया। पड़ोसी राज्य की साजिश! दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। दूसरा आदमी भी घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, हमारे राजा ने सालों से सुन रखा था कि मुगल दरबार में बीरबल नाम का एक ऐसा अनमोल नगीना है जिसकी असीम बुद्धि और चतुराई की चर्चा पूरे हिंदुस्तान से लेकर फारस और अरब तक होती है। हमारे राजा को बीरबल की इस ख्याति से बहुत ईर्ष्या होती थी। उन्होंने ही हमें ढेर सारा सोना और इनाम देकर यहाँ आगरा भेजा था ताकि हम किसी भी तरह छल कपट या झूठे दावों के जाल में बीरबल को उलझाकर उन्हें नीचा दिखाए और पूरे विश्व में मुगल दरबार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दे। तीसरा आदमी, जो अब अपनी सारी अकड़ और हिकड़ी भूल चुका था, उसने जमीन पर अपना माथा टेक दिया और रोते हुए बोला, जहापना, हमारी योजना बहुत पक्की और अचूक थी। हमने महीनों तक बैठकर सोचा था कि हम ऐसे अजीब और अकल्पनीय दावे करेंगे जिन्हें सिद्ध करना या काटना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होगा। हमने सोचा था कि एक रात में बीरबल हमें झूठा साबित नहीं कर पाएंगे और फिर हम शर्त जीत जाएंगे। हम पूरे देश में यह ढिंडोरा पीटते कि अकबर का सबसे बुद्धिमान मंत्री एक मामूली सी चुनौती हार गया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हम मूर्ख यह नहीं जानते थे कि बीरबल कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को पढ़ने वाले जादूगर हैं। हमें नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी हमारी पोल खोल देंगे। अकबर की आंखें क्रोध से धधक रही थी। तो यह हमारे महान साम्राज्य और हमारे दरबार की प्रतिष्ठा गिराने की एक गहरी राजनीतिक साजिश थी। तुम लोगों ने किसी दूसरे राजा के इशारे पर मुगल सल्तनत की तौहीन की है। इसकी सजा केवल मृत्यु दंड है। जल्लाद, इन तीनों को ले जाओ। जैसे ही अकबर ने मौत की सजा का फरमान सुनाने के लिए अपना हाथ उठाया और सैनिक आगे बढ़े, बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से बीच में हस्तक्षेप किया। रुकिए जहापना, कृपा करके अपने इस सेवक की एक बात सुन ले। अकबर ने अत्यंत आश्चर्य से बीरबल को देखा। बीरबल, तुम इन नीच धोखेबाजों और जासूसों को बचाना चाहते हो। इन्होंने तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की थी। बीरबल ने बहुत ही शांत, दार्शनिक और गहरी सोच वाले अंदाज में कहा, जहापना, झूठे आदमियों की सबसे बड़ी कमजोरी और उनका सबसे बड़ा श्राप यह होता है कि उन्हें यह याद नहीं रहता कि उन्होंने कल क्या झूठ बोला था। जो इंसान सच बोलता है उसे कभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन झूठे इंसान को हर पल, हर कदम पर, हर नए इंसान के सामने एक नया जाल बुनना पड़ता है और प्रकृति का यह अटल नियम है कि एक दिन वो अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में उलझकर औंधे मुंह गिर जाता है। इन्होंने हमारे दरबार को हराने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में हार इनकी ही ओछी मानसिकता की हुई है। इन्हें मारकर हम उस ईर्ष्यालु पड़ोसी राजा को यह संदेश देंगे कि हम उनकी छोटी सी चाल से डर गए या हम क्रूर हैं। इसके बजाय हमें इन्हें ऐसा सबक देना चाहिए जो ये इतिहास भर याद रखे और इनका राजा भी शर्म से पानी हो जाए। दरबारियों ने बीरबल की इस गहरी कूटनीतिक और सत्य से भरी बात पर अपनी मेजें थपथपाकर जोर जोर से तालियां बजाई। अकबर का क्रोध अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। उनके चेहरे पर फिर से एक गौरवपूर्ण और विजयी मुस्कान लौट आई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहते हुए अपना सिर हिलाया। बादशाह ने उन तीनों थर थर कांपते झूठों की तरफ देखकर कहा,
तुमने कल बहुत शान से शर्त रखी थी कि हारने पर तुम तीनों बीरबल के आजीवन सेवक बन जाओगे, लेकिन याद रखो, मुगल दरबार स्वतंत्र इंसानों को गुलाम या दास नहीं बनाता, बल्कि उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है। तुम बीरबल के दास नहीं बनोगे। तीनों ने मौत टलने की राहत की सांस ली, लेकिन अकबर ने तुरंत आगे कहा, लेकिन तुम्हारे अपराध की सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सजा यह है कि तुम अगले 1 महीने तक हमारे शाही अस्तबल की गंदगी साफ करोगे। तुम उसी गरीब सराय मालिक के यहाँ दिन रात मुफ्त में काम करोगे जिसे तुमने धोखा दिया था, और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम अपने राजा के पास वापस जाओगे और उनके पूरे बड़े दरबार के सामने यह घोषणा करोगे कि मुगल दरबार की बुद्धि और बीरबल की सूझबूझ को दुनिया के किसी भी छल कपट से नहीं हराया जा सकता। तीनों के पास इस शाही फरमान को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने फूट फूट कर रोते हुए बादशाह और बीरबल के सामने अपना सिर झुका लिया। समय अपनी निरंतर गति से बीतता रहा। 1 महीने की कड़ी मेहनत, शाही अस्तबल के घोड़ों की लीद उठाना और सराय मालिक के बर्तनों की सफाई ने उन तीनों घमंडी चालबाजों का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा कायापलट कर दिया था। सजा का समय पूरा होने के बाद वे तीनों आदमी एक बार फिर मुगल दरबार में पेश किए गए, लेकिन इस बार का नज़ारा 1 महीने पहले के नज़ारे से बिल्कुल अलग था। इस बार उनके चेहरे पे कोई अकड़, कोई बनावटीपन या झूठा अहंकार नहीं था। उनके कीमती कपड़े अब साधारण सूती कपड़ों में बदल चुके थे और उनकी आंखों में एक सच्ची विनम्रता, गहरी शांति और अपने किए पर गहरा पश्चाताप झलक रहा था। पहले आदमी ने आगे बढ़कर बीरबल के सामने हाथ जोड़े और बहुत ही भावुक होकर कहा, बीरबल जी, हम बहुत बड़ी गलतफहमी में आपको हराने आए थे, लेकिन आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच सिखा दिया। आपने हमें केवल सजा नहीं दी, बल्कि हमें हमारी मैली आत्मा का आईना दिखाया है। हमें एहसास हो गया है कि छल कपट की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची और सुंदर क्यों न हो, वह बिना नींव के होती है, और सत्य की एक छोटी सी आंधी में वह एक न एक दिन जरूर डरती है। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा आदमी, जो पहले गालियां दे रहा था, बोला, हम सोचते थे कि हम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और मीठे झूठ से पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन 1 महीने तक अस्तबल की बदबूदार गंदगी साफ करते हुए मुझे यह गहराई से समझ में आ गया कि इंसान के अंदर की गंदगी और अहंकार को साफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। झूठ सबसे पहले उस इंसान के चरित्र को ही नीचे गिराता है जो उसे बोलता है। तीसरा आदमी, जो पहले सबसे ज्यादा क्रूर और रहस्यमय दिखता था, उसने सिर झुकाकर कहा, आज हम पूरे मुगल दरबार के सामने यह खुले मन से स्वीकार करते हैं कि सच्ची बुद्धि वह नहीं है जो जोर जोर से चिल्लाकर अपने ज्ञान का झूठा प्रदर्शन करे। सच्ची बुद्धि वह है जो बिना कोई शोर किए अत्यंत शांति और धैर्य से झूठ की आंखों में देखे और उसे पहचान ले। आप सचमुच अद्वितीय हैं। बीरबल जी, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। अकबर अपने विशाल सिंहासन पर बैठे यह सब देख और सुन रहे थे और उनका सीना अपने नवरत्न के लिए गर्व से चौड़ा हो रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी गूंजती आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी हाजिर जवाबी या तर्कशास्त्र नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम तलवार से नहीं, बल्कि समझ, इंसान के मनोविज्ञान और करुणा से युद्ध जीतते हो। तुमने इन 3 शत्रुओं को मारे बिना ही उनके अंदर के अहंकार को खत्म कर दिया और इस दुनिया को 3 नए और अच्छे इंसान दे दिए। मुगल सल्तनत को तुम पर नाज है। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से झुककर आदाब किया और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, जहांपना और मेरे सम्मानित दरबारियों, झूठ की उम्र हमेशा बहुत छोटी होती है। वह कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकता है, सस्ती तालियां बटोर सकता है और खुद को सच से भी बड़ा दिखा सकता है, लेकिन जैसे रात का घना अंधेरा सुबह की पहली किरण के सामने एक पल भी टिक नहीं सकता, वैसे ही अंत में सच की एक छोटी सी रोशनी झूठ के बड़े से बड़े पहाड़ को राख कर देती है। हमें कभी भी झूठ के दावों और शोर शराबे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सत्य के प्रकाश के उदय होने का इंतजार करना चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की इस अमूल्य और अमर सीख को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कई वजीरों की आंखों में बीरबल के लिए सम्मान के आंसू थे। उस दिन के बाद उन तीनों आदमियों को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ उनके राज्य वापस भेज दिया गया। वहां जाकर उन्होंने बड़े दरबार में अपने राजा को पूरी कहानी हूबहू सुनाई और मुगल दरबार की न्यायप्रियता की दाद दी। उस राजा को अपने किए पर इतनी शर्म आई कि उसने भी भविष्य में कभी मुगल साम्राज्य से ईर्ष्या न करने और अपनी बुद्धि पर घमंड न करने की कसम खाई।
पूरे आगरा और हिंदुस्तान के हर राज्य में यह कथा हवा की तरह फैल गई कि कैसे 3 महाजूठे बीरबल को अपने जाल में फंसाने आए थे, लेकिन खुद अपनी ही बातों के जाल में बुरी तरह फंस गए। आने वाले कई सालों तक आगरा की तंग गलियों से लेकर बड़े बड़े महलों तक लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर यही सीख देते रहे, बेटा बुद्धिमान वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें करे, असली बुद्धिमान वह होता है जो शांति से सुनकर सच और झूठ के बीच का बारीक अंतर पहचान ले। और इस तरह मुगल सल्तनत के सबसे चतुर, हाजिर जवाब और दूरदर्शी वजीर बीरबल ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि चतुराई केवल चाल चलने या झूठ बोलने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर अत्यंत धैर्य के साथ सही बात को पकड़ लेने में होती है। सत्यमेव जयते। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 3 झूठे और चालाक अजनबी मुगल दरबार में बीरबल को हराने आए थे, लेकिन बीरबल की अद्भुत मनोवैज्ञानिक सूझबूझ, धैर्य और पारखी नजर के सामने वे अपनी ही बातों के जाल में फंस गए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितना भी चालाक, आकर्षक या शक्तिशाली क्यों न हो, वह सत्य और सच्ची बुद्धि के सामने कभी टिक नहीं सकता। सच बोलने वाले को कभी कुछ याद नहीं रखना पड़ता, जबकि झूठ बोलने वाला खुद अपने बुने हुए जाल में गिरकर अपना सब कुछ गंवा बैठता है। क्या आप जानते हैं कि बीरबल का असली नाम महेश दास था? वे एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी कविताएं और हास्य व्यंग्य इतना प्रभावशाली था कि बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महेश दास को कवि राय और बाद में वीरवर, जिसका अर्थ है अत्यंत साहसी और श्रेष्ठ, की उपाधि दी थी। यही वीरवर शब्द समय के साथ आम बोलचाल की भाषा में बदलते बदलते बीरबल हो गया। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और वे केवल चुटकुले नहीं सुनाते थे, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सैन्य अभियानों में भी एक प्रमुख भूमिका निभाते थे। दीवान-ए-आम की भव्य और भारी कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा पर अब गोधूली वेला, शाम का समय, अपनी चादर ओढ़ रही थी। सूरज अपनी अंतिम लालिमा के साथ यमुना नदी के शांत जल पर सोने जैसी चमक बिखेर रहा था। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बने मुगल महल की ऊंची मीनारें डूबते हुए सूरज की रोशनी में नहा उठी थी। परिंदों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन मुगल दरबार के सबसे चतुर वजीर बीरबल के दिमाग में विचारों की एक नई उड़ान अभी अभी शुरू हुई थी। बादशाह अकबर से अनुमति लेने के बाद बीरबल ने उन तीनों अजनबी और घमंडी मेहमानों को शाही अतिथि गृह मेहमान खाना की ओर चलने का संकेत दिया। यह अतिथि गृह मुख्य महल के बिल्कुल पीछे राजशाही बागानों के बीचों बीच स्थित था। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते के दोनों ओर गुलाब, चमेली और रात रानी के फूलों की क्यारियां महक रही थी। फव्वारों से गिरते पानी की कल कल आवाज माहौल में एक अजीब सी शांति घोल रही थी। लेकिन बीरबल का ध्यान इन खूबसूरत नज़ारों पर नहीं था। उनका पूरा ध्यान उन तीनों अजनबियों की शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज पर था। बीरबल एक अत्यंत कुशल मनोवैज्ञानिक थे। वे जानते थे कि इंसान का मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके कदम, उसकी नजरें और उसके हाव भाव कभी झूठ नहीं बोलते। बीरबल ने गौर किया कि वह पहला दुबला पतला आदमी, जिसने कभी एक सिक्का न लेने का दावा किया था, उसकी आंखें महल की दीवारों पर जड़े कीमती पत्थरों, सोने की नक्काशी और कीमती झुमरों को बहुत ही लालच भरी नजरों से देख रही थी। वह चलते चलते बार बार रुककर महल की संपत्ति का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा मोटा आदमी, जिसने कभी क्रोध न करने और कभी अपशब्द न कहने का दावा किया था, वह महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए बुरी तरह हाफ रहा था। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी, और जब एक सेवक गलती से उसके पास से गुजरा तो उसने उसे ऐसी घूरती हुई नजरों से देखा मानो उसे कच्चा चबा जाएगा। और तीसरा गठीले शरीर वाला आदमी, जिसने दुनिया में कोई शत्रु न होने का दावा किया था, वह किसी भी सैनिक या दरबारी को देखकर अपनी मुट्ठियां कस लेता था। उसकी चाल में एक अजीब सा रक्षात्मक और आक्रामक रवैया था जो किसी शांत और मित्रवत इंसान का नहीं हो सकता था। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। जाल बिछाने से पहले ही शिकार अपनी कमजोरियां खुद उजागर कर रहा था। वे चलते चलते शाही अतिथि गृह के एक अत्यंत एकांत और विशेष कक्ष तक पहुंच गए। यह कक्ष विशेष रूप से फारस और अरब से आने वाले शाही मेहमानों की गुप्त बैठकों के लिए इस्तेमाल होता था।
कक्ष का दरवाजा भारी और नक्काशीदार शीशम की लकड़ी का बना था, जिस पर हाथीदान की बारीक कारीगरी की गई थी। दरवाजा खुलते ही अंदर से केवड़ा, गुलाब और कस्तूरी की एक बेहद मनमोहक और मदोश कर देने वाली खुशबू आई। पूरा कक्ष ईरानी मखमली कालीनों से ढका हुआ था, जिनके धागों में सोने और चांदी की कढ़ाई थी। बीच में एक नीची लेकिन बेहद चौड़ी नक्काशीदार मेज रखी थी। मेज के चारों ओर मखमल और रेशम के गद्दों वाले आरामदायक आसन कुर्सियां लगे थे। छत से एक विशाल क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था, जिसमें लगे दर्जनों सुगंधित दीपक कक्ष को एक रहस्यमय सुनहरी और गर्म रोशनी से भर रहे थे। कक्ष के बाहर 2 हट्टे कट्टे शाही सैनिक अपने लंबे भालों के साथ मूर्तियों की तरह पहरा दे रहे थे, जिससे यह सुनिश्चित हो गया था कि इस कक्ष के अंदर की बात बाहर हवा को भी पता नहीं चलेगी। बीरबल ने अपने हाथ के इशारे से तीनों को अंदर जाने का निमंत्रण दिया। पधारिए महानुभावों, यह मुगल सल्तनत का खास मेहमान खाना है। आप लोग बहुत दूर से सफर करके आए हैं और दरबार की गहमागहमी से थक गए होंगे। आइए इन मखमली आसनों पर आराम से बैठिए, बीरबल ने अत्यंत विनम्रता और मधुरता से कहा। तीनों अजनबी अंदर दाखिल हुए। इतनी भव्यता और विलासिता देखकर एक पल के लिए उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्होंने जीवन में कभी इतना ऐशो आराम नहीं देखा था। वे पूरे आत्मविश्वास और झूठी अकड़ के साथ उन मुलायम आसनों पर धंस कर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि बीरबल अब उनसे हार मानने की मिन्नतें करेगा या उन्हें इस चुनौती से पीछे हटने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश करेगा। बीरबल भी बहुत आराम से उनके ठीक सामने वाले आसन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर बहुत ही शांत, सौम्य और सौहार्दपूर्ण आवाज में बातचीत शुरू की। मित्रों, भरे दरबार में आप लोगों ने जो अदम्य साहस और आत्मविश्वास दिखाया, वह सचमुच काबिले तारीफ है। मुगल दरबार में बिना हिचकिचाहट के जहांपना अकबर के सामने अपनी बात रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपकी इस निडरता का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब हम दरबार में नहीं हैं। यहाँ न कोई बादशाह है, न कोई सैनिक और न ही मुगल सल्तनत के कोई नियम। यहाँ केवल हम 4 इंसान बैठे हैं। मैं वजीर ए आजम के तौर पर नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के तौर पर आपसे कुछ बहुत ही सामान्य और व्यवहारिक बातें करना चाहता हूँ। ये सुनकर पहला आदमी, जो अपनी जीत के नशे में चूर था, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए थोड़ा आगे झुका और हंसकर बोला, बीरबल जी, आप बातों के जादूगर हैं, यह हमने सुन रखा है। अब जो चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, चाहे हम दरबार में हों या इस एकांत कक्ष में, हमारा सत्य कभी नहीं बदलता। आप हमें मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर या इस शाही विलासिता का लालच देकर हमारे दावों को कमजोर नहीं कर पाएंगे। हमने बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों को धूल चटाई है। बीरबल के चेहरे पर एक अत्यंत रहस्यमयी और बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान तैर गई। लालच नहीं मित्र, मैं किसी को लालच नहीं देता। मैं तो केवल इंसान के मन की गहराइयों को समझने का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, बीरबल ने कहा और अपनी नजरें सीधे उस पहले दुबले आदमी की आंखों में गड़ा दी। बीरबल ने अपनी आवाज को बहुत ही धीमा, सुरीला लेकिन सम्मोहित कर देने वाला बना लिया। उन्होंने उस पहले आदमी से कहा, तुमने सुबह उस भरे दीवान ए आम में यह बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दावा किया था कि तुमने अपने जन्म से लेकर आज तक कभी किसी का एक फूटा सिक्का तक नहीं लिया है। तुमने कभी किसी की एक कौड़ी बेईमानी से नहीं छुई। तुमने दावा किया कि लालच और बेईमानी तुम्हारे खून में ही नहीं है। तुम्हारी यह ईमानदारी तो सचमुच इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। वह दुबला आदमी सीना तानकर बड़े गर्व से बोला, बिल्कुल बीरबल जी, यही मेरा परम सत्य है। मेरे गांव के लोग मेरी कसम खाते हैं, मैंने आज तक किसी की सुई तक नहीं चुराई है। बीरबल ने उसकी तारीफ करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत उत्तम। अच्छा मित्र, बातों बातों में जरा यह बताओ कि तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? तुम इतना लंबा और थका देने वाला सफर करके आगरा तक आए हो। रास्ते में कई बड़े बड़े जंगल, नदियाँ और रेगिस्तान पार किए होंगे। इस पूरी यात्रा में तुम्हें कितने दिन या कितने हफ्ते लगे? आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, हम लोग बहुत दूर दक्षिण के एक राज्य से आए हैं। हमें आगरा तक पहुंचने में लगभग 25 दिन का समय लगा है। रास्ते में भयानक जंगल और नदियाँ थी, लेकिन हम रुके नहीं। बीरबल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। 25 दिन, यह तो बहुत ही लंबा और कठिन सफर है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मित्र, 25 दिन की यात्रा, रास्ते में रोज सुबह, दोपहर और रात का भोजन, रात को जंगली जानवरों और लुटेरों से बचने के लिए सराय या धर्मशाला का खर्च, तुम्हारे घोड़ों का महंगा चारा, रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े
राज्य की सीमाओं का चुंगी कर, टोल टैक्स, इन सब का भारी भरकम खर्च कैसे चला? क्या तुम लोग हवा पीकर जिंदा थे या तुम्हारे लिए आसमान से सोने और चांदी के सिक्के बरस रहे थे? यह अत्यंत व्यावहारिक, सीधा और तार्किक सवाल तीर की तरह सीधा उस आदमी के दिमाग पर लगा। वह एक पल के लिए पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें तेजी से झपकने लगी। उसने यह बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि बीरबल उसके पूरे जीवन के इतिहास को छोड़कर उसकी इस ताज़ा यात्रा के खर्च पर सवाल उठाएंगे। उसका दिमाग तेजी से बहाने खोजने लगा। वह थोड़ा हकलाते हुए, पसीना पोंछते हुए बोला, अरे वह, इसमें पूछने वाली क्या बात है बीरबल जी? मैं अपने स्वयं के धन से यात्रा करके आया हूँ। मैं अपने गांव में बहुत मेहनत करता हूँ। मेरा अपना व्यापार है और अपना पैसा खुद कमाता हूँ। उसी पूरी तरह से ईमानदारी की कमाई से मैंने अपनी इस पूरी यात्रा का खर्च उठाया है। मैंने किसी से कोई खैरात नहीं ली। बीरबल ने बहुत ही मासूमियत और उत्सुकता का नाटक करते हुए कहा, ओह, यह तो और भी उत्तम बात है। मुझे तुम पर सच में गर्व हो रहा है। जो इंसान खुद कमाकर यात्रा करता है वो सचमुच सम्मान के योग्य है। तो फिर तुम्हारे पास वह व्यापारी की बड़ी सी थैली रुपयों की, वह भारी पोटली और तुम्हारी संपत्ति का वह झोला कहाँ है? मैंने तुम्हारे पास या तुम्हारे घोड़ों पर कोई भी ऐसा सामान या थैला नहीं देखा जिसमें 25 दिन के सफर का खर्च रखा जा सके। अब वह आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई। वह अपने होठ चबाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने एक झूठी कहानी गढ़ते हुए जल्दी से कहा, वो मेरी रुपयों की थैली। दरअसल बीरबल जी, आगरा पहुंचने से कुछ कोस दूरी पहले ही एक बहुत घने जंगल में, जहां बहुत अंधेरा था, मेरा घोड़ा अचानक भड़क गया। मैं घोड़े से गिर पड़ा और उसी आपाधापी में मेरी रुपयों से भरी थैली कहीं जंगल की झाड़ियों में छूट गई, या शायद किसी ने चुरा ली। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह मुझे नहीं मिली। यह सुनते ही बीरबल जोर से और बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। उनकी यह मुस्कान उस आदमी के लिए किसी नंगी तलवार की तरह थी। वाह मित्र वाह, कितना अजीब, कितना अद्भुत और कितना चमत्कारिक इत्तेफाक है। पैसों की थैली आगरा के पास जंगल में छूट गई, सारा धन खो गया, तुम्हारी जेबें बिल्कुल खाली हो गई। फिर भी तुम कल शाम को बिना एक भी पैसे के आगरा शहर में दाखिल हुए। आगरा के सराय वालों को जहाँ तुम रुके और घोड़े के चारे वालों को तुमने भुगतान में क्या दिया? क्या तुमने उन्हें पेड़ों की पत्तियां दी या अपनी ईमानदारी के लंबे चौड़े किस्से सुनाकर उनका पेट भर दिया, या फिर तुमने उनसे झूठ बोलकर उन्हें धोखा दिया? बिना एक भी पैसे के तुमने आगरा शहर के अंदर की यह यात्रा कैसे तय की? यह तो सच में दुनिया का 8वां अजूबा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बीरबल का यह तर्क इतना अकाट्य था कि वह आदमी अब एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह पूरी तरह से निरुत्तर हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ गई। उसे अंदर ही अंदर गहराई से महसूस हो गया कि बीरबल ने उसकी सबसे कमज़ोर नस पकड़ ली है और उसका ईमानदारी का सारा सफ़ेद झूठ पलक झपकते ही पकड़ा जा चुका है। बीरबल ने पहले आदमी को उसकी मानसिक हार की स्थिति में छोड़ दिया और अपना ध्यान अब दूसरे आदमी, उस मोटे और बनावटी मासूमियत वाले इंसान की तरफ केंद्रित किया। बीरबल जानते थे कि इस आदमी का अहंकार अलग प्रकार का है। बीरबल अपनी जगह से उठे। वे उस मोटे आदमी के करीब गए और बहुत ही आदरणीय और धार्मिक स्वर में बोले, महाशय, आपको देखकर ही मुझे सूफी संतों और हिमालय के सन्यासियों की याद आ जाती है। आपका मुखमंडल बहुत शांत है। आपने सुबह दरबार में कहा था कि आपने अपने जन्म से लेकर आज तक कभी किसी के खिलाफ कोई बुरा शब्द नहीं कहा। आपने कभी किसी का अपमान नहीं किया। आपने दावा किया कि आपकी वाणी में केवल अमृत है और क्रोध तो आपके अंदर है ही नहीं। यह तो किसी साधारण इंसान के लिए असंभव है। क्या सच में आपने कभी किसी इंसान पर क्रोध नहीं किया? दूसरा आदमी अपनी झूठी और चिपचिपी सी मुस्कान बिखेरते हुए एक सन्यासी की तरह हाथ जोड़कर और अपनी आंखें नीची करके बोला, जी हाँ वजीर ए आजम, ये बिल्कुल 100% सत्य है। मैंने अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मेरे होठों से आज तक गंदी भाषा, कोई गाली या किसी के लिए भी कोई कटु वचन निकला ही नहीं है। दुनिया चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, मुझे कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध तो शैतानों और राक्षसों का आभूषण है। मैं तो परम शांति के सागर में निवास करता हूँ। बीरबल ने उसकी इस बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातों को सुनकर गहरी सांस ली। अद्भुत, सचमुच अद्भुत, आप तो इंसान के रूप में देवता है। ये कहते हुए बीरबल वापस अपनी मेज की तरफ मुड़े। कक्ष के एक कोने में एक युवा सेवक खड़ा था।
यह सेवक गूंगा और बहरा होने का नाटक कर रहा था, जो बीरबल की ही योजना का हिस्सा था। उस सेवक के हाथ में एक खूबसूरत चांदी की सुराही थी, जिसमें गाढ़ा लाल रंग का मीठा और चिपचिपा गुलाब और अनार का ठंडा शरबत भरा हुआ था। बीरबल ने उस सेवक से चांदी का एक बड़ा सा क्रिस्टल गिलास लिया और उसमें वह लाल शरबत भर लिया। गिलास को अपने हाथ में पकड़े हुए बीरबल बातें करते हुए वापस उस मोटे आदमी के पास आए। मैं आपके इस शांत स्वभाव से बहुत प्रभावित हूँ महाशय, बीरबल ने कहा। मर्द, कृपा करके मेरी ओर से यह मीठा शरबत स्वीकार। अभी बीरबल ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उन्होंने बहुत ही चालाकी, फुर्ती और एक मंजे हुए अभिनेता की तरह अपने हाथ का संतुलन बिगाड़ने का नाटक किया। उन्होंने गिलास को मेज पर रखने के बजाय अपना हाथ इस तरह से घुमाया कि पूरा का पूरा गाढ़ा लाल मीठा और चिपचिपा शरबत छपाक से उस दूसरे आदमी के बेहद महंगे रेशमी और चमचमाते हुए साफे और कपड़ों पर जा गिरा। शरबत गिरते ही जैसे कोई बम फट गया हो। वह लाल रंग का दाग उस आदमी के कपड़ों पर फैलने लगा और वह चिपचिपा तरल पदार्थ उसकी गर्दन से होता हुआ उसके शरीर के अंदर जाने लगा। यह एहसास होते ही उस दूसरे आदमी के चेहरे का रंग और हाव भाव एक सेकंड के 100वें हिस्से में पूरी तरह बदल गया। उसका सारा बनावटी शांत स्वभाव, उसका सन्यासी वाला रूप और उसका इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का झूठा दावा एक झटके में हवा हो गया। वह अपनी जगह से आग बबूला होकर किसी खूंखार जंगली सुअर की तरह उछला। उसका चेहरा गुस्से से लाल टमाटर जैसा हो गया और उसकी आंखों की नसें तन गई। वह अपने कपड़े झटकते हुए पूरी ताकत से चीखते हुए बीरबल पर चिल्लाने लगा, अंधे हो क्या तुम? तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है क्या जो तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे हाथों में लकवा मार गया है क्या जो एक साधारण सा कांच का गिलास ढंग से नहीं पकड़ा जाता? मेरे इतने महंगे बेशकीमती और रेशमी कपड़े बर्बाद कर दिए तुमने। तुम वजीर हो या कोई सड़क छाप जाहिल? तुम जैसे मूर्ख इंसान को तो मुगल दरबार में झाड़ू लगाने की भी अक्ल नहीं है। वह आदमी हाँफ रहा था और गुस्से से काँप रहा था। उसने एक ही सांस में बीरबल को न जाने कितनी गालियां और अपशब्द कह डाले थे। पूरे कक्ष में अचानक शमशान जैसा भारी और खौफनाक सन्नाटा छा गया। बाकी दोनों अजनबी अपने साथी की इस मूर्खता पर दांत पीस रहे थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। बीरबल बिल्कुल नहीं घबराए। वे अपनी जगह पर चट्टान की तरह स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक संतुष्ट और विजयी मुस्कान थी। उन्होंने बहुत आराम से अपनी रेशमी शेरवानी की जेब से एक सफ़ेद रुमाल निकाला और उसे अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए बहुत ही शांत, स्थिर, मजाकिया और चुभने वाले स्वर में कहा, अरे अरे क्षमा करें मित्र, मुझसे बहुत बारी भूल हो गई। यह मेरा बुढ़ापा है जो मेरे हाथों से गिलास फिसल गया। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, यह जो अभी अभी एक झरने की तरह आपके इस परम पवित्र मुख से निकला, यह क्या था? क्या यह मेरी शान में पड़ी गई कोई कसीदा या प्रशंसा थी? क्या आपने मुझे अंधा, लकवाग्रस्त और जाहिल कहकर कोई शुभ आशीर्वाद दिया है? या फिर क्या यही वे अमृत वचन है जिनकी आप अभी कुछ पल पहले बात कर रहे थे? आपका वह इंद्रियों पर नियंत्रण और शांति का सागर अचानक कहाँ सूख गया महाशय? दूसरे आदमी का चेहरा, जो अभी तक गुस्से से लाल था, बीरबल के इन तीखे और तार्किक शब्दों को सुनते ही शर्म, घबराहट और अपनी भयंकर हार के एहसास से पीला पड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बीरबल के बिछाए हुए सबसे साधारण लेकिन सबसे खतरनाक जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वह अपनी ही कही हुई बातों से मुकर गया था। अब उसके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। वह अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप धम से अपने मखमली आसन पर बैठ गया। वह अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। अब इस शानदार और रहस्यमय कक्ष में बैठे उस तीसरे आदमी की बारी थी। यह वही इंसान था जो सबसे शांत, सबसे गठीला और सबसे खतरनाक दिख रहा था। वह अपने दोनों साथियों की यह दयनीय और अपमानजनक दुर्दशा देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह कांप रहा था। उसे अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि बीरबल कोई आम मंत्री या किताबी ज्ञान वाला इंसान नहीं है। वह मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा उस्ताद है जो दिमाग की नसों से खेलना जानता है। बीरबल ने अपना रुमाल वापस जेब में रखा। वे अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे अपने जूतों की हल्की आवाज के साथ चलते हुए उस तीसरे आदमी की ओर मुड़े। कक्ष के दीपक की रोशनी बीरबल के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी आंखें और भी अधिक तेज और भेदने वाली लग रही थी। बीरबल उसके बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही धीमी, गहरी और एक खौफनाक रहस्य से भरी आवाज में पूछा,
तुमने सुबह जहांपना अकबर के सामने यह दावा किया था कि इस पूरी विशाल दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। तुमने कहा था कि हर इंसान जो तुमसे मिलता है तुम्हारा मित्र बन जाता है। तुम्हारे मन में किसी के लिए बैर नहीं, किसी के मन में तुम्हारे लिए बैर नहीं। क्या तुम अब भी इन दो महानुभावों का हश्र देखने के बाद भी अपने इस महान और अवास्तविक दावे पर कायम हो? क्या सच में दुनिया का हर इंसान तुमसे प्रेम करता है? तीसरे आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसने अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को कसकर अपनी जांघों पर रखा, चेहरे पर एक झूठी और कठोर दृढ़ता दिखाने की कोशिश की और भारी आवाज में बोला, हाँ बीरबल जी, हाँ बिल्कुल सच। मैं अपने साथियों की तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपने वचन और अपने दावे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ और सब मुझसे प्यार से बात करते हैं। बीरबल मुस्कुराए। यह मुस्कान बहुत ठंडी थी। वे उसके थोड़ा और पास गए, बिल्कुल उसके कान के करीब झुके और ऐसे फुसफुसाते हुए बोले जैसे वे उसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहे हों। बहुत अच्छी बात है मित्र। तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मन में तुम्हारे लिए अपार सम्मान पैदा हो गया है। लेकिन ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो, अगर मैं अभी इसी वक्त इस कक्ष से बाहर जाऊं और सीधे मुगल दरबार के सैनिकों और जहांपना अकबर को यह सच बता दूं कि तुमने आज सुबह शाही महल में घुसते समय अपनी झूठी अकड़ और घमंड में मुख्य द्वार के शाही चौकीदार को न केवल जोर से धक्का दिया था बल्कि उसे 2 कौड़ी का नौकर कहकर उसका भयानक अपमान भी किया था, तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि वह चौकीदार जिसकी वर्दी का तुमने मजाक उड़ाया उसके बाद भी तुम्हारा मित्र ही रहेगा? क्या वह तुम्हारे लिए फूलों का हार लेकर आएगा या फिर वह अपनी म्यान से अपनी तेज धार वाली तलवार निकालकर तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करने दौड़ेगा? यह सुनते ही तीसरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया हो। उसके होंठ बुरी तरह सूख गए और उसका शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया कि बीरबल को उस छोटी सी घटना के बारे में कैसे पता चला जो उसने सुबह दरवाजे पर की थी। बीरबल के गुप्तचर पूरे महल में फैले हुए थे और उन्होंने बीरबल को दरबार शुरू होने से पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी। वह आदमी हकलाते हुए बोला, वो तो बीरबल जी, जाहिर है अगर आप उसे भड़काएंगे या उस बात का बतंगड़ बनाएंगे तो वो तो मुझ पर क्रोधित हो ही जाएगा। वो तो मुगल सैनिक है, वह अपना अपमान कैसे सहेगा? वह तो मुझे अपना दुश्मन मान लेगा और मुझे मारने दौड़ेगा ही। बीरबल ने वापस अपनी जगह पर आते हुए एक बहुत गहरी और लंबी सांस ली। उन्होंने पूरे कक्ष में गूंजने वाली एक स्पष्ट और दार्शनिक आवाज में कहा, यानी तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया। इंसान की एक छोटी सी गलती, एक साधारण सी घटना, जुबान से निकला एक गलत शब्द या व्यवहार की एक ही भूल से कोई भी इंसान रातों रात तुम्हारा जानी शत्रु बन सकता है। फिर तुमने सुबह भरे दरबार में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह के सामने इतने भारी घमंड से कैसे कह दिया कि पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है? जो इंसान दुनिया में यात्रा करता है, हजारों अनजान लोगों से मिलता है, व्यापार करता है, मोल भाव करता है, उसका कभी किसी से मनमुटाव न हो, कभी किसी से बहस न हो। यह प्रकृति, इंसानियत और मानव मनोविज्ञान के अटल नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। अजात शत्रु तो देवता भी नहीं होते। तुम तो फिर भी हाड़ मांस के इंसान हो। कक्ष का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। तीनों आदमी जो कल तक अपने राज्यों में अजय माने जाते थे, आज बीरबल के सामने पूरी तरह से नंगे और बेनकाब हो चुके थे। वे पसीने से तरबतर थे। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी हेकड़ी और उनकी बुद्धि का घमंड मात्र 1 घंटे की इस मनोवैज्ञानिक बातचीत में कांच के महल की तरह टूटकर बिखर चुका था। वे तीनों अब सिर झुकाए बैठे थे, मानो उनकी रूह उनके शरीर से निकल गई हो। बीरबल की दूरदर्शिता और असली मास्टर प्लान। बीरबल अपनी मखमली गद्दी पर वापस बैठ गए। उन्होंने उन तीनों की हताश और टूटी हुई स्थिति को देखा, लेकिन बीरबल बहुत अच्छी तरह से गहराई से यह जानते थे कि केवल इस बंद कमरे की 4 दीवारी में इन्हें बातों में हरा देना या झूठा साबित कर देना उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर वह कल सुबह दरबार में जाकर जहांपना अकबर के सामने ये सारी बातें कहेंगे कि मैंने कमरे में पहले आदमी को खर्च पर फंसा लिया, दूसरे पर शरबत गिराकर उसे गुस्सा दिला दिया और तीसरे को चौकीदार की बात से डरा दिया, तो ये तीनों आदमी बहुत चालाक और दूर थे। ये तुरंत दरबार में एक सुर में साफ मुकर जाएंगे। ये चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि बीरबल सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी हार छिपाने के लिए कमरे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं और वे सत्यवादी है। अगर ऐसा हुआ तो बीरबल के पास अपनी बात साबित करने का कोई गवाह नहीं होगा। यह सेवक जो शरबत लेकर खड़ा था, उसकी गवाही शायद ये लोग ना माने।
मुगल दरबार साक्ष्यों प्रमाणों पर चलता है, कहानियों पर नहीं। बीरबल को अपनी और मुगल दरबार की साख बचानी थी। बीरबल को एक ऐसा ठोस, अकाट्य, प्रत्यक्ष और नाटकीय प्रमाण चाहिए था कि बादशाह अकबर सहित पूरा मुगल दरबार, सारे वजीर और सिपहसालार अपनी खुली आंखों से सच्चाई देख ले और इन तीनों घमंडी झूठों के पास भागने का, मुकरने का या कोई नया बहाना बनाने का कोई रास्ता ना बचे। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने उन तीनों से कहा, मित्रों, हमारी आज की यह अनौपचारिक मुलाकात यही समाप्त होती है। आप लोग आज रात इस शाही मेहमान खाने के शानदार कमरों में आराम कीजिए। आपको बेहतरीन खाना परोसा जाएगा। कल सुबह सूरज उगते ही हम मुगल दरबार में मिलेंगे और वहीं तय होगा कि सत्य की जीत होती है या झूठ की। तीनों आदमियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद वे बच गए हैं और कल सुबह वे दरबार में जाकर बीरबल की आज की सारी बातों को सिरे से खारिज कर देंगे। लेकिन वे मूर्ख ये नहीं जानते थे कि बीरबल ने उनके लिए क्या खौफनाक जाल बुना था। बीरबल ने कक्ष से बाहर निकलते ही अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों और सैनिकों के सेनापति को बुलवाया। बीरबल ने सेनापति के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आज रात के अंदर 3 लोग चाहिए। पहला, आगरा शहर के बाहर दक्षिणी नाके पर बनी उस पुरानी सराय का बूढ़ा मालिक जहां ये तीनों कल रात रुके थे। दूसरा, ये युवा सेवक जो अभी कमरे में मौजूद था, इसे कल दरबार में गवाही के लिए तैयार रखना। और तीसरा, वह शाही। मुगल चौकीदार जिसकी सुबह इस तीसरे आदमी के साथ बहस हुई थी। इन तीनों गवाहों को कल सुबह सूरज निकलने से पहले दरबार के पिछले दरवाजे से गुप्त रूप से अंदर लाया जाए। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। सेनापति ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए अपने महल की ओर लौट चले। आगरा का आसमान अब पूरी तरह से तारों से भर चुका था। चांद की ठंडी रोशनी यमुना के पानी पर चमक रही थी। बीरबल जानते थे कि कल का दिन मुगल दरबार के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कल का दिन वह दिन होगा जब झूठ अपनी मौत खुद मरेगा और बुद्धि का असली परचम लहराएगा। मुगल काल में अतिथियों के लिए बनाए गए मेहमान खाने, गेस्ट हाउसेस दुनिया भर में अपनी विलासिता के लिए प्रसिद्ध थे। इन कक्षों को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए दीवारों के बीच से पानी की नलिकाएं गुजारी जाती थी और खस खूस के पर्दे लगाए जाते थे जिन पर गुलाब जल छिड़का जाता था। बीरबल जैसे चतुर मंत्री अक्सर विदेशी राजदूतों या संदिग्ध मेहमानों से इन्हीं कक्षों में अनौपचारिक बातचीत करते थे ताकि उन्हें आराम के माहौल में ढीला रिलैक्स्ड करके उनके असली राज या झूठ उगलवाए जा सके। मनोवैज्ञानिक पूछताछ का यह तरीका मुगल कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अगर आपको बीरबल की यह चतुराई और आज की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी इस ज्ञान और मनोरंजन का आनंद ले सके। और हाँ, ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली, रोमांचक और सीख से भरी बेहतरीन और विस्तृत कहानियों के लिए हमारे चैनल दिमाग की बाटी को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक अपनी दिमाग की बाटी जलाए रखिए।